अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1028वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, CAB और NRC के अगेंस्ट में जो आग आसाम से शुरू हुई थी वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व उत्तर के जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट्स में फैलने के बाद पश्चिम बंगाल और देश के अलग अलग इलाक़ों के अंदर अलग अलग तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। उससे पहले कल की एक और ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कानपुर की यात्रा पे थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये ख़बर पढ़ने के लिए मिली कि गंगा की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक में उनका पैर फिसल गया और वो ज़मीन के ऊपर गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे सुरक्षा रक्षक थे, उन्होंने फ़ौरन उनको उठाया और उनको खड़े किया। और ये भी अच्छा हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी किस्म की कोई चोट नहीं आई और किसी किस्म की बड़ी हानि नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ गिरे ज़मीन के ऊपर और गिरने के बाद में ही सुरक्षा रक्षकों ने उनको पकड़ के फ़ौरन खड़ा कर दिया। तो ये कल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब उसके बाद हम आते हैं CAB और NRC के ऊपर। आसाम में कल भी लोग आमरण उपोषण के लिए रोडों पे, रास्तों पे बैठे हुए थे। इसी तरीके से पूर्व उत्तर के राज्यों के अंदर जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। और ये आग जो थी, आसामी जो लोग हैं उन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान के अंदर भी कल धरने आंदोलन दिए। यहाँ तक कि लंदन के अंदर, UK के अंदर भी जो आसामी कम्युनिटीज़ है उन्होंने भी भारतीय दूतावास जो है, यानी इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी जो है, उसके ऑफिस के सामने खड़े रहकर प्रदर्शन किया और वहाँ पर भी CAB के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ लगाई। आसाम पूर्व उत्तर के राज्यों से बढ़कर हालात पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुर्शिदाबाद ज़िले के अंदर 5 रेलों को, यानी खड़ी हुई जो ट्रेनें थी वो 5 के 5 ट्रेनों को फूंक दिया गया। 7 रेलवे स्टेशनों को जला दिया गया। इसी तरीके से गवर्नमेंट की 15 बसों को भी आग लगा दी गई और जगह जगह पर जो है गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नुकसान पहुंचाया गया। और इसी तरीके से हावड़ा के करीब में रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई और जगह जगह पे लोग प्रदर्शन करते रहे। 24 परगना ज़िले के अंदर भी हाईवे को जाम किया गया और लोग रोडों पे, रास्तों पे निकल के प्रदर्शन कर रहे थे। तो पूरा क्या पूरा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के हालात भी फ़िलहाल वहाँ के लोग प्रदर्शन के ऊपर उतरे हुए हैं। हालांकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने राज्य के लोगों से ये अपील की, ये दरख्वास्त की कि आप लोगों को प्रदर्शन करना है करो, लेकिन उसको हिंसक मत बनाओ, उसको पीस के साथ करो, अमन के साथ करो, इत्मीनान के साथ में करो और गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की किसी भी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग नुकसान मत पहुंचाओ। उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, बाकी के जो राज्यों में हम आते हैं तो दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे थे रामलीला मैदान के अंदर, कल कांग्रेस की देश बचाओ रैली हुई और उस देश बचाओ रैली के अंदर भी जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने देश की जनता को यही आश्वासन दिलाया और देश की जनता को यही कहा कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी बिल पास करने से पहले जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको कॉन्फिडेंस में, भरोसे में लिया जाता था। अब ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट को अगर कोई बिल पास करना है तो वो किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत नहीं समझते हैं और जो उनके दिल में आ रहा है उस तरीक़े से वो बिल पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश के हालात ख़राब हो चुके हैं और देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है। और कांग्रेस के लीडर्स ने, माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि हमको ऐसा लगता था और ये डर होता था कि दुश्मन, जो बाहर के दुश्मन है, वो हमारे देश को बर्बाद करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ में कहना ये पड़ रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यानी जो अपने घर का इंसान है, उसी ने देश को आज इस जगह पे लाकर पहुंचा दिया। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रही है, एयर इंडिया 100% बिकने वाली है,
उसके अलावा दूसरी और बड़ी बड़ी कंपनीज बिक चुकी है और देश में आज पूरे मुल्क में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरीके के बिल पास किए जा रहे हैं। देश में मंदी आ चुकी है, बेरोज़गारी अपने 45 साल के पूरे हाई लेवल के ऊपर है, यानी इतनी बेरोज़गारी आज से कभी भी 45 साल में नहीं थी जितनी बेरोज़गारी अपने हाइक पर है। फिर उन्होंने जीडीपी के बारे में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे थे मनमोहन सिंह जी, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे और जिस वक्त में वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहे थे, उन्होंने देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को इतने हाइक पे लेकर जाकर रखा था कि हमारा जीडीपी उस टाइम पे 9% हुआ करता था। लेकिन आज हालत ये है कि जीडीपी का अगर रियल फिगर देखा जाए तो वो सिर्फ 2.5% बाकी रह गया है, क्योंकि इन्होंने जीडीपी के आंकड़ों में भी फेरफार की है, जिसकी वजह से अभी वो 4 साढ़े 4 बता रहा है, लेकिन रियल में वो सिर्फ 2.5% है। यानी 9 जो जीडीपी हमारा था उसको गिरा के आज वो 2.5% के ऊपर आ चुका है। फिर माननीय जो सोनिया गांधी जी है, उन्होंने भी कहा और देश की जनता से ये अपील की, याद रखो अगर हमारे ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम जुल्म को सहेंगे नहीं, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अब सीएबी और एनआरसी के अगेंस्ट में दिल्ली के अंदर भी अलग अलग इलाकों के अंदर, जैसे जामिया मिल्लिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो देश के अंदर इस तरीके से सीएबी और एनआरसी को देश एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो सारे राज्य, वो सारे स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वो सारे स्टेट्स और राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम हमारे राज्य के अंदर सीएबी को लागू नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा आज सीएबी से मुसलमानों को बाहर रखा गया है, कल सीएबी से सिखों को भी बाहर रखा जा सकता है। इसकी क्या गारंटी है? कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम हमारे राज्य के अंदर सीएबी बिल को लागू नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं नीचे के स्टेट्स में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये ऐलान किया, जब तक मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूँ मैं किसी एक आदमी को भी, किसी एक पर्सन को भी अपने राज्य से बाहर नहीं जाने दूंगी। देखती हूँ मैं कि कौन आकर मेरे राज्य के अंदर सीएबी या एनआरसी को लागू करता है। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ ना मैं सीएबी को आने दूंगी और ना ही मैं एनआरसी को लागू होने दूंगी। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सीएबी को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के जो आला कमान है उनकी तरफ से हमको जिस टाइप का गाइडेंस मिलता है, गाइडलाइन मिलता है, उसके बाद में तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको सीएबी लागू करना है या नहीं करना है। तो पता ये चला दोस्तों कि देश के अंदर जितने भी राज्य जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, वो सारे के सारे स्टेट्स ने सीएबी को अपने राज्य के अंदर, अपने स्टेट्स के अंदर लागू करने से मना कर दिया है। और उन्होंने ये एक्शन लिया है कि हम हमारे राज्यों के अंदर सीएबी को आने नहीं देंगे। अब एक और अहम खबर जो कल मुझे पढ़ने के लिए मिली, वो ये मिली कि आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग, जिन 19 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटरों के अंदर रखा गया है और जिनका नाम एनआरसी लिस्ट के अंदर नहीं आया था, वो सारे के सारे जो 19 लाख लोग हैं वो कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। पता चला कि उनमें एक बहुत बड़ी तादाद, अक्सरियत उनमें से ऐसे बिहारी भाइयों की है, झारखंड के भाइयों की है, पश्चिम बंगाल के भाइयों की है, यूपी के भाइयों की है, जिनके जो अपने बाप दादा के ज़माने से आसाम के अंदर मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए थे। अब वो अपने वतन में आकर उन्होंने अपने कागजात को सही नहीं किए। उनको ये भी याद नहीं रहा कि बिहार में हमारा जो गांव था
उस गांव की ग्राम पंचायत के अंदर से अब हमारा वोटर लिस्ट से नाम भी निकल गया। वो तो आसाम में जाके रह रहे थे, उन्होंने आसाम के ही इलेक्शन कार्ड वगैरह बनाए, लेकिन उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब वापस अपने गांवों में जब आए, बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, यूपी वगैरह जहां से मजदूरी करने के लिए गए थे, तो पता चला कि अब यहाँ पे भी उनके नाम नहीं रहे, तो वो बेचारे ना उधर के रहे ना इधर के रहे। और ये परेशानी के अंदर डॉक्यूमेंट सही से जमा नहीं करने की वजह से ऐसे ही बहुत सारे गरीब लोग, जो 19 लाख लोगों की लिस्ट बनी है, वो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट नहीं है, उसके अंदर लाखों खुद हिंदुस्तान के जो सपूत है, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, गांव खेड़े के बेचारे अनपढ़ मजदूर लोग जो साइकिल रिक्शे वहां पे चलाते थे, हमाली के काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखे नहीं, ऐसे लोगों को उठा उठा के वो डिटेंशन सेंटरों के अंदर डाल दिया गया। कल मैं आसाम के कुछ लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये सारे डिटेल्स बताए। तो इसलिए दोस्तों, पूरे देश में जो सीएबी का विरोध हो रहा है, एनआरसी का विरोध हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है, जिनके खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, फुटपाथों के नीचे जिनकी ज़िंदगी गुजर रही है, जो बेचारे रोडों रास्तों के किनारों पे जीने वाले हैं, झोपड़पट्टियों के अंदर रहने वाले हैं, उनके पास में अपने खुद के कागजात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोग उसकी जद में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं देश के नागरिकों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ, आपको सीएबी और एनआरसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अमन के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ में रहे, किसी भी किस्म का आप ऐसा प्रदर्शन ना करें जिससे कानून व्यवस्था को परेशानी हो। तो इसके लिए दोस्तों, मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। चलो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।